नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तश्कील दिए गए कुल जमाती वफ्द में से श्रीकांत शिंदे की क़यादत वाला ग्रुप आज से गैर मुल्की दौरे पर। मुत्तहदा अरब अमारात, सेरालियोन, कॉन्गो और लाइब्रेरिया में रखेगा भारत की बात। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी वक्फ कानून पर समाअत। सीजेआई ने कहा कि उबूरी राहत के लिए मजबूत होना चाहिए केस। सुप्रीम कोर्ट आज मरकजी हुकूमत का सुनेगी मौक़िफ़। तारकीन वतन की मुल्क बदरी के मामले पर एक बार फिर से घिरे अमेरिकी सदर। वफाकी अदालत ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने तारकीन वतन को जनूबी सूडान भेजकर अदालती हुक्म की है खिलाफ वर्जी। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में एड्रियन कर्माकर ने चांदी के तमगे से खोला खाता। 50 मीटर राइफल प्रॉन मुकाबले में अपने पहले ही वर्ल्ड कप में हैरत अंगेज कारकर्दगी का किया मुजाहिरा। और मुंबई और कोंकण के इलाकों में आइंदा 4 रोज में शदीद बारिश और तूफान का अलर्ट। आसाम में भी तेज बारिश का इंतबाह। शुमाली भारत को अब भी शदीद गर्मी से राहत का इंतजार। और अब खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत की पहल पर एक कुल जमाती वफ्द पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए दोस्त ममालिक का दौरा कर रहा है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में वफ्द आज से गैर मुल्की दौरे पर रवाना होगा। श्रीकांत शिंदे की क़यादत में ये टीम मुत्तहदा अरब अमारात, कॉन्गो जमहूरिया, सेरालियोन और लाइब्रेरिया का दौरा करेगा। सबसे पहले ये टीम मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचेगी और इसके बाद ये 24 मई को कॉन्गो पहुंचेगी। 28 मई को सेरालियोन का सफर करेगी और आखिर में 31 मई को लाइब्रेरिया पहुंचेगी। और इसी सिलसिले में दीगर टीमें भी आने वाले दिनों में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगी। ये वफ्द दुनिया को बताएगा कि अगर पाकिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है तो उसकी फ़ौज भी इस काम में शरीक है। गैर मुल्की दौरे पर रवानगी से कबल सेक्रेटरी खारजा ने 7 वफूद और अरकान पार्लियामेंट को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में तफसील से बताया। आगे बढ़ते हैं, जहां कंट्रोल लाइन की सरहदी चौकियों पर हमारे बहादुर जवान हर पल चौकस रहकर सरहद की हिफाजत करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के दहशतगर्द लॉन्च पैड्स और चौकियों को तबाह करते हैं। देखते हैं कंट्रोल लाइन की एक चौकी से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा की ये रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जवान लगातार सर्विलांस करते रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रात में 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और जब सीज फायर वायलेशन किया तो यहाँ पर मुस्तैद हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हैवी आर्टिलरी गन के साथ साथ लेटेस्ट जो हमारे एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न केवल उन्होंने पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ध्वस्त कर दिया बल्कि साथ ही साथ अनेक टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके सामने अगर देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निगहबानी करते हैं हमारे शूरवीर, हमारे रणबांकुरे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से करता है। आतंकवादियों का
घुसपैठ कराना, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करना और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन के जरिए यहां पर उनको एक प्रोटेक्शन देकर आए दिन लॉन्चिंग पैड के जरिए, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को घुसाने का काम पाकिस्तान करता रहता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान को इतना भारी भरकम चोट पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान की न केवल कमर टूट गई है बल्कि आतंकवादियों के मनोबल भी ध्वस्त हो गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे रणबांकुरे, हमारे सेना के जवान, हमारे वीर प्रहरी, हमारे सजग सैन्य कर्मी यहाँ पर लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं, जहां वक्फ एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत होगी। इस कानून के आईनी जवाज को अदालत में चैलेंज किया गया है। बेंच आज इस मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से समाअत करेगी। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि इस कानून पर पाबंदी के लिए मजबूत केस बनाना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून में उस वक्त तक मदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि वो वाज़ेह तौर पर गैर आईनी साबित ना हो। दरख्वास्त गुजारों ने अपने इब्तदाई दलाइल में अदालत से इस्तदा की है कि नई दफात के निफाज पर उबूरी हुकूम में इम्तनाई दिया जाए। ये दलील देते हुए कि यह कानून बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो समाअत को 3 शनाख्तशुदा मसाइल तक महदूद रखे। इन मसाइल में अदालत के जरिए वफ़ बाई यूज़ या वफ़ बाई डेट करार दी गई जायदादों को गैर एलानिया करार देने का हक भी शामिल है। इस पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका एतराज़ पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दीगर मसाइल पर जवाब नहीं है, लेकिन नए इशूज उठाना अदालत के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया है कि नए कानून से आसार कदीमा की इमारतों की वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। लोग वहां मजहबी सरगर्मियां नहीं कर सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत करार दिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गोवा में मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे और बंदरगाह के नए प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया मुरगांव में पोस्ट अथॉरिटी के सीनियर अफसरान और मुलाजमीन से बातचीत भी करेंगे और इसके अलावा वो मुरगांव बंदरगाह पर कोस्ट गार्ड के जहाज पर सवार अथॉरिटी कोस्ट गार्ड के सीनियर अफसरान से भी बातचीत करेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 रोज तक मुंबई और कोंकण इलाके में शदीद गरज चमक और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक, पुणे समेत महाराष्ट्र के दीगर इलाकों के लिए इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में तेज बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे साहिली इलाकों के साथ साथ गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड़, डांग में भी औसत से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा मगरबी बंगाल के बंकुरा, झाड़ग्राम, मगरबी मदिनापुर में आसमानी बिजली और तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की तवक्को है। और एक तरफ जहां मुल्क के कई हिस्सों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है, तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन रियासतों में रात के वक्त भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो रियासत के 14 शहरों में शदीद गर्मी की लहर के खदशे के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक शदीद गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.6 डिग्री ज्यादा है। और इसके अलावा बाड़मेर, चूरू और बीकानेर में भी दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री से ज्यादा रहा। हरियाणा में भी दर्जे हरारत 44 डिग्री से ज्यादा बरकरार है और मध्य प्रदेश के कई अजला में दर्जे हरारत 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्ना सहायता ऐप का आगाज किया।
ये ऐप्स डिजिटल इख्तरा के जरिए मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के हुकूमत के मकसद को हासिल करने में मदद करेंगी और इससे कारकर्दगी, सर्विस का मयार, बुनियादी ढांचे और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। देखते हैं ये पूरी तफसील। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी तक़सीम के मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न दोस्त और अन्न मदद ऐप का आगाज़ किया। ये ऐप्स डिजिटल इख्तरा के जरिए मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के हुकूमत के मकसद से मुंसलिक हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि ई गवर्नेंस के एक टूल के तौर पर ये ऐप्स मुल्क के ज़राई बुनियादी ढांचे और अवामी तक़सीम के निज़ाम को जदीद बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐप्स कारकर्दगी, सर्विस के मयार, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफे का बाइस बनेंगी। ये ऐप्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के जरिए शफाफियत और जवाबदेही की सहूलत भी फराहम करेंगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्धता है वो उपयोग करके हमारा जो पंक्ति में अंत में जो खड़े हुए हैं वो व्यक्ति को सरकार का जो वेलफेयर योजना का लाभ है वो पहुंचाना है, ये हमारा सोच है। डिपो दर्पण मोबाइल ऐप सुपरवाइजरी अफसरान को किसी भी वक्त कहीं भी गोदाम की कारकर्दगी को ट्रैक करने की इजाजत देगी। इस तरह बेहतर फैसला साजी में मदद मिलेगी। ये स्मार्ट वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजीज, सीसीटीवी निगरानी और सेंसर के साथ मरबूत हैं। दूसरी जानिब अन्न मदद ऐप अपनी नौइयत का पहला वॉइस और मैसेज शिकायती प्लेटफॉर्म है जो शहरियों को रियल टाइम ट्रैकिंग और फीडबैक के साथ अपनी मकामी ज़बानों में शिकायत दर्ज करने की सहूलत भी फराहम करेगा। मजीद 12 अन्न मित्रा FDS डीलर्स, फूड इंस्पेक्टर्स, जिलाई ओहदेदारों वगैरह के लिए राशन की तकसीम के लिए असल वक्ती कमांड सेंटर के तौर पर काम करेगा। ये माहाना फरोख्त, मुआयना रिपोर्ट्स और हुकूमती अपडेट्स के बारे में भी मालूमात फराहम करेगा। आज का ये अवसर जहाँ पर हम डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता जैसे 3 महत्वपूर्ण पहलों को शुभारंभ जो कर रहे हैं, ये केवल तकनीकी प्रगति का परिचायक ही नहीं है, बल्कि ये नए भारत की उस सोच को दर्शाता है जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर और सबका साथ सबका विकास के विजन पर आधारित है। प्रोग्राम में मुल्क भर से मुख्तलिफ मुतालिका महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और बेहतरीन काम करने वालों को एजाज से भी नवाजा गया। देश में अनाज का बम्पर उत्पादन होता है, लेकिन इसका भंडारण एक बड़ी समस्या होती है और बहुत बड़ी मात्रा में कई बार अनाज खराब होता है। सरकार की कोशिश है कि अनाज का एक दाना भी बर्बाद ना हो और इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक का उपयोग करके अब भंडारण से लेकर वितरण तक की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ साथ और सुरक्षित और मजबूत किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुल्क भर में 103 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 मई को इन स्टेशनों का अमली तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वर्चुअल इफ्तिताह के हवाले से मकामी शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस स्कीम के तहत स्टेशनों में जदीद सहूलियात जैसे कि मुसाफिरों के लिए अलहदा आमद और रवानगी के दाखिली रास्ते, पार्किंग एरिया, रिवायती आर्किटेक्चर सजावट, एयर कंडीशन और गैर एयर कंडीशन वेटिंग रूम, मुसाफिरों के लिए खुसूसी टॉयलेट्स और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और कोच की मालूमात जैसे निज़ाम पर मबनी सहूलियात शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आसाम के नगांव जिले में 1887 में कायम होने वाले इस तारीखी हाइबर गांव रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया गया है। दरअसल आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 22 मई को हाइबर गांव स्टेशन पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये स्टेशन जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है और यहाँ से रोज़ाना औसतन 1200 मुसाफिर सफ़र करते हैं। हाइबर गांव रेलवे स्टेशन का काम अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अभी ये एक अमृत स्टेशन बन गया है और एक बहुत
एक मेजर इसका ओवरलिफ्ट इसका इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो इसमें डेडिकेटेड एंट्री एग्जिट पाथ्स बनाए गए हैं, एक ग्रैंड एंट्री पोर्च बनाया गया है, साथ ही अलग अलग पैसेंजर के फैसिलिटीज़ जैसे कि वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, साथ में दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी सिस्टम, बेबी फीडिंग रूम और अलग अलग फैसिलिटी। साथ में ही यहाँ जो असम की संस्कृति है, बिहू और अलग अलग ये कल्चरल मोटिव्स इसमें डिज़ाइन किया गया है। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के तहत गोगा मेड़ी स्टेशन की तामीर नौ का काम भी मुकम्मल हो गया है। इस स्टेशन को 14.06 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद बनाया गया है। तकरीबन 825 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर डिवीजन में गोगा मेड़ी समेत 23 स्टेशनों की दोबारा तरक्की का काम किया जा रहा है। इनमें बीकानेर, लालगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों की तरक्की में मकामी फ़न को शामिल किया गया है ताकि इस इलाके के सकाफती विरसे को भी महफूज रखा जा सके। काफ़ी अच्छी चीज़ें रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये। देखा जाए वॉशरूम वगैरह इज़ द परफेक्ट, द क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, लेडीज़ वगैरह इधर सेफ रहेंगी और काफ़ी बढ़िया है स्टेशन। यहाँ पर जो काम हुए हैं, जैसे इसका सौंदर्यीकरण हुआ है और इसके आसपास जो विकलांगों के लिए जो बनाए गए हैं, इसके लिए भी उनका भी बहुत अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो साफ सफाई का जो विशेष, जो स्वच्छ भारत का जो विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी बहुत वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ पर इस जो गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन है उसको स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हुए हेरिटेज लुक देने का प्रयास किया गया है। और वास्तव में एक स्टेशन ये जो कि क्योंकि गोगामेड़ी एक धार्मिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पधारते हैं। उन श्रद्धालुओं को गोगा जी और गोरखनाथ जी की धार्मिक यात्रा के साथ में यहाँ पर एक प्रकार से पर्यटन के रूप में इस स्टेशन को जो हेरिटेज लुक प्रदान किया गया है, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी सौगात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे विभाग द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र के कल्याण सब डिवीजन में शहाड स्टेशन के अपग्रेडेशन ने लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है। यहां से रोजाना 30,000 मुसाफिर सफर करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मुंबई में काम करने वाले बिरला कॉलेज के तलबा, NRC, सेंचुरी रियान के कारकुन और दीगर शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहाड स्टेशन पर बाग, खुद से चलने वाली सीढ़ियां, पीने के साफ पानी और काबिल रसाई बैतुल खला जैसी सहूलियात, 3 पार्किंग मराकज़ मुकम्मल हो चुके हैं। शहाड स्टेशन को 8.54 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा अपग्रेड किया गया है। शहाड स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कि स्टेशन पर पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेशन के तीनों साइड में पार्किंग सुविधा की गई है। अभी ये योजना के अंतर्गत जो टॉयलेट बनाई गई है वो काफ़ी अच्छी टॉयलेट बनाई गई है, जिसमें स्नान गृह भी बनाया गया है, जो कि नॉर्थ साइड की फर्स्ट सुविधा है। यहाँ पर जो दिव्यांग प्रवासियों के लिए अलग से विंडो की सुविधा की गई है, जो कि आज के मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। पहले से ज्यादा अभी बहुत सुधारना हो गई है शहाड स्टेशन में कंपैरिजन टू अदर स्टेशन, मतलब अम्बिवली, टिटवाड़ा, खड़ौली वगैरह, उसके कंपैरिजन में शहाड स्टेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक टॉयलेट, गार्डन, प्लेटफॉर्म, शेड्स एंड ऑल सब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और खबरनामे में नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर हम बात करें तो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल से हमने कुछ सुर्खियाँ यहाँ पर ली हैं, आपको दिखाते हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंद पाक के दरमियान 1 जुलाई को मीटिंग मुतवक्का है, जहाँ कैदियों की रिहाई पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता तकरीबन 1.5 माह बाद यानी कि 1 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। दूसरी सुर्खी हमने यहाँ पर ली है, आपको बता दें कि तालिबान
सरकार हिंदुस्तान में बढ़ाएगी अपनी मौजूदगी। जी हां, टाइम्स नाउ की एक खबर के हवाले से ये खबर शाया की गई है कि हिंदुस्तान एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मामूल पर लाने और गैर मुल्की सरमायाकारी को मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आगे की सुर्खियां भी यहाँ पर हम जान लेते हैं, जहाँ आपको बता दें कि गज़ा के हवाले से यहाँ पर खबर है, जहाँ गज़ा को जाने वाली मदद में कोई रुकावट पैदा ना की जाए। इजराइल के खिलाफ अब एक साथ 22 गैर मुस्लिम ममालिक आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, जिन्होंने कहा है कि कम से कम गज़ा में इमदादी सामान जो है वो बिना रोक टोक के पहुँचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि कोविड की लहर की बात सामने आ रही है और कोविड की ने एक बार फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। केरल में सबसे ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र भी इसमें दूसरे नंबर पर आया है और पीर तक मुल्क में मजमूई तौर पर कम से कम 257 फाल कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां अदालती खिदमात के लिए 3 साल वकालत लाजमी होगी। आपको बता दें कि किसी भी जज को डिवीज़न अपने कोर्स के साथ साथ 3 साल की वकालत भी अब लाजमी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का नोटिस जारी किया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं। जहां अमेरिका में तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के मामले पर ट्रंप इंतजामिया पर कई इल्जामात लग रहे हैं। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने मुतअद्दिद तारिकीन वतन को जनूबी सूडान में डिपोर्ट करके अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कहा कि तारिकीन वतन की सलामती के हवाले से कोई फिक्र नहीं की गई और इससे कबल अमेरिका ने सख्त कदम उठाते हुए जनूबी सूडान के तमाम वीज़े मंसूख कर दिए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी सूडान की हुकूमत पर अमेरिका का फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के पवेलियन का स्पेनिश फिल्मी वफ्द ने दौरा किया और भारतीय फिल्मी सनत के साथ ताउन के इम्कानात पर बातचीत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और स्पेन के दरमियान फिल्म का एक नया बाब शुरू हो रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का दौरा करने पहुंचे स्पेन के फिल्मी डेलीगेशन का मकसद था मुश्तरका तख्लीक और ताउन के नए इम्कानात तलाश करना और फिल्मों के जरिए दोनों ममालिक की सकाफती झलक को सामने लाना। दोनों देशों में बहुत मित्रता है, ऑलरेडी काफी कोलैबोरेशन है। हमने खुद करी हुई है, अभी एक डॉक्यूमेंट्री इंडो स्पेनिश प्रोड्यूस हो रही है बिटवीन फ्लामेंको और भरतनाट्यम कथकली के ऊपर। वर्कशॉप्स हो रही हैं जो कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और स्पेनिश फिल्म कमीशन के थ्रू राइटिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं। और अगले साल एक मेजर इवेंट है जबकि स्पेन इज गोइंग टू बी आई थिंक फोकस कंट्री फॉर इंडिया। 2 साल पहले कार्लोस सौरो को हमने अवार्ड दिया, तो काफी मित्रता है और मेरे ख्याल से और बढ़ेगी और दोनों कंट्रीज इंसेंटिव दे रहे हैं, तो इससे काफी मतलब फिल्म मेकर्स को फायदा हो जाता है। दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और भारतीय सिनेमा के तनव्वुर और आलमी अपील की सताइश की। The co-production is one of the key elements for the good relationship on cinematography affairs, in cinematography and visual affairs. We have a bilateral agreement of 2012, but we would like to refresh and to update because we will have the best position for the development of co-production between India and Spain. It was a great opportunity to talk about what can we do to become partners, to do more for our common industries, and to promote, of course, our cultures. So our president, Juanma, he really knows and works in India, but now we want to have more film producers from India and Spain, and from Spain in India. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तनव्वुर और आलमी कहानी कहने की सलाहियत ने स्पेनिश वफ्द को मुतवज्जे किया। इस ताउन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नए मौके पैदा होंगे। सिनेमा संस्कृतियों को जोड़ता है, 2 देशों को जोड़ता है और इसका एक बहुत ही सशक्त और खूबसूरत उदाहरण हमने देखा है यहाँ भारत पेविलियन में कान फिल्म महोत्सव में, जहाँ भारत और स्पेन के बीच फिल्म निर्माण और फिल्म सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।
और खेल की खबरों की बात करें तो एंड्रियन कर्माकर ने जर्मनी के सुहेल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल ब्रॉन मर्दों के जूनियर इवेंट में आगाज किया और चांदी का तमगा जीतकर भारत का खाता खोल दिया। मुकाबला मंगल को मारूफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स सेंटर रेंज में शुरू हुआ। 20 साला एंड्रियन कर्माकर ने 60 शॉट्स में मजमूई तौर पर 626.7 पॉइंट्स बनाए और गोल्ड मेडल से सिर्फ 0.3 पॉइंट से चूक गए। सोने का तमगा स्वीडन के जेस्पर जोहानसन ने हासिल किया। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।